नमस्कार साथियों। सेकंड ग्रेड की परीक्षाएं चल रही हैं और एक बहुत बड़ा धमाका हो चुका है कि भाई ये पेपर आउट हो गया 24 तारीख वाला। और 2016 के बाद जहाँ तक मैं समझता हूँ शायद ही कोई परीक्षा ऐसी हुई है जो कि हंगामे का शिकार ना रही हो। और ये घटनाएं घट भी रही हैं। अब ये पकड़ में भी आ गया तो भाई जब बिल्कुल क्लियर हो जाता है। पहले भी रीट में जो पेपर आउट होने की घटनाएं आई थी उसके बाद विद्यार्थी काफ़ी नाखुश थे। सरकार ने आश्वासन भी दिया था भविष्य में ऐसा नहीं होगा। लेकिन फिर जब ये घटना घटी और बहुत ज़्यादा ठंड भी पड़ रही है, स्टूडेंट काफ़ी मेहनत करते हैं, आर्थिक रूप से भी काफ़ी समस्याएं होती हैं। और आर्थिक सामाजिक घर परिवार पर वे सभी को इधर उधर छोड़ना पड़ता है। बड़ी ठंड में सुबह सुबह 7:30 बजे पेपर देने आते हैं और फिर पता चलता है ये पेपर आउट हो गया। तो गुस्सा बिल्कुल प्राकृतिक है और जायज़ भी है। मैं भी एक विद्यार्थी होने के नाते मुझे भी बड़ा फील हुआ कि इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। अब देखते हैं खैर भविष्य में क्या होता है। कुछ अच्छा होना चाहिए क्योंकि अब तो स्टूडेंट का आक्रोश बहुत बड़े लेवल पर जा चुका है। और फिर चुनावी साल है, सरकार भी समझेगी कि अगर विद्यार्थियों को नाराज किया गया तो काफ़ी समस्या हो जाएगी। खैर कोई बात नहीं। तो आज हम 22 तारीख 22 दिसंबर को जो पहला पेपर हुआ था सुबह वाली पारी में, आज हम उसका सॉल्यूशन लेंगे और मेरिट कट ऑफ का आइडिया लेंगे। जैसा कि आपको पता है कि मैं थोड़ा सा आराम आराम से काम करने का समर्थक ज़्यादा रहता हूँ, या मेरी आदत है। कोई फास्टेस्ट आंसर की में मेरा कोई बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं होता। पेपर दे के एक आध दिन आराम से रेस्ट करो, फिर आप आंसर की निकालो और फिर मेरिट कट ऑफ का आइडिया क्या रहता है उस पर विचार मुझे लगता है कि कर लेना चाहिए। मैं मेरे विद्यार्थी टाइम में भी ऐसे ही करता था, क्यों तुरंत और जल्दी करते हैं तो कुछ सवाल गलत वलत भी हो जाते हैं। आज इस पेपर पर जब अपन डिस्कस लेंगे तो वैसे तो आंसर की राजस्थान भर में तमाम कोचिंग उन्होंने निकाल दी होगी, लेकिन इसमें दो चार सवाल ऐसे हैं, ऐसा हो सकता है कि मेरा उत्तर अन्य लोगों से अलग आए। वो सही भी हो सकता है, वो गलत भी हो सकता है, लेकिन मेरे एक अपने तर्क रहेंगे जो जिनको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो पहले तो इसके आंसर अपन लेते हैं, उसके बाद मेरिट कट ऑफ का आइडिया लेते हैं। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं भाई। बार देखो, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बोलता चलूंगा। जिन क्वेश्चन में कोई लॉजिक है वहां समझने का विषय, वहां थोड़ी अपन चर्चा कर लेंगे। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का सिद्धांत देश किस देश के संविधान से लिया गया? भाई सारे लोग जानते हैं, आप इसको बचपन से ही पढ़ते आए होंगे। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। राजस्थान लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या, देखो इसने बहुत अच्छी बात लिखी है, अध्यक्ष को छोड़कर। क्या लिखा है भाई? अध्यक्ष को छोड़कर किन की संख्या पूछ रहा है? ये सदस्यों की संख्या। तो सदस्यों की संख्या अध्यक्ष को छोड़कर कितनी है भाई? 7। क्योंकि 1+7 होता है, 1+7 होता है, एक अध्यक्ष और 7 सदस्य। तो उसने कहा है कि अध्यक्ष को छोड़कर सदस्यों की संख्या, तो सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? 7। अच्छा, मैं केवल जीके के 80 सवाल डिस्कस करूंगा क्योंकि मैं जीके पढ़ाता हूं, साइकोलॉजी में नहीं पढ़ाता हूं, तो मैं साइकोलॉजी के डिस्कस नहीं करूंगा। राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग का संगठन है, इसमें अध्यक्ष व सदस्यों की संख्या पूछी गई है। और ये सीधा सीधा फैक्ट है, कहीं पे भी मिल जाएगा आपको, कोई भी किताब पढ़ोगे। राजस्थान जीके वाली, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। राजस्थान विधानसभा के द्वितीय अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी थे, द्वितीय रामनिवास मिर्धा थे। रामनिवास मिर्धा। क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट। ये लो, करो भाई। टेक्निकल टीम, सेकंड पेज ले आओ। हाँ भाई, थोड़ा रुकावट के लिए खेद है। मैं टेक्निकली वीक हूँ और जो हमारे ये टेक्नोक्रेट हैं ये इसको ला रहे हैं, दूसरी जो पेज है। हाँ, ओके ओके। हाँ भाई, आगे देखें। ये सवाल आपके सामने है।
राजस्थान में पंचायती राज के संदर्भ में सही युग्म पहचानिए। पंचायती राज के संदर्भ में सही युग्म पहचानिए। स्वतंत्रता पश्चात राजस्थान ग्राम पंचायत अधिनियम निर्माण 1949, स्वतंत्रता पश्चात राजस्थान पंचायती राज विभाग की स्थापना 1952, सादेक अली समिति 1962। तो यहाँ चेक करना होता है, काफ़ी सारी समितियाँ जो कानून बने हुए थे उनके संदेह हुए होते हैं, और वो वास्तव में आपको याद भी कर लेने चाहिए क्योंकि मैचिंग कराता है या इस तरीके का सवाल देता है। तो उसमें आप पढ़ोगे गिरधारी लाल व्यास समिति का गठन 1973, ये सही है इसमें, क्योंकि उसने कहा कि सही युग्म का चयन करें। सही युग्म का चयन करें तो भाई ये गिरधारी लाल व्यास प्रतिवेदन आएगा। सादेक अली समिति 1964 में गठित हुई थी। हाँ जी, अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश भारत अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन, बहुत अच्छी बात है भाई, क्या पूछ रहा है, केंद्र में द्वैध शासन, क्वेश्चन का की पॉइंट पहचानिए। अगर प्रांतों में द्वैध शासन की बात आएगी तो 1919 का एक्ट, और केंद्र में द्वैध शासन की बात आएगी तो 1935 का एक्ट। केंद्र में द्वैध शासन तो 1935 का एक्ट, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दामोड़ भील जनजाति के लोग अधिकांशतः राजस्थान के किस जिले में निवास करते हैं। उसने एक शब्द का प्रयोग किया है, हिंदी में तो दामोड़ लिखा है, इंग्लिश वर्जन अगर आप देखोगे पीपल ऑफ डामोर, डामोर भील। तो ये जो डामोर जनजाति जो अपन पढ़ते हैं ना, डामोर भील, तो डामोर राजस्थान में कहाँ पाए जाते हैं, डूंगरपुर। अच्छा, ये 22 तारीख वाला जो पेपर है ये 21 वाले की तुलना में थोड़ा सरल है, ज्यादा नहीं, पूरा विश्लेषण तो हम लास्ट में करेंगे, अभी क्वेश्चन करते हैं, आगे देखें। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का वह जिला जहां न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व देखिए भाई कहां पर है, जैसलमेर में। सरल सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक बार राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं रहा है, एक से अधिक बार नहीं रहा है। तो राजस्थान के सारे मुख्यमंत्रियों की लिस्ट आप पढ़ते ही हैं, पूरा जो राजनीतिक व्यवस्था है राजस्थान की वो आप पढ़ते ही हैं। तो इनमें आप अगर आप देखोगे तो शिवचरण माथुर एक से ज़्यादा बार रह चुके हैं, हरदेव जोशी ज़्यादा बार रह चुके हैं, भैरव सिंह शेखावत ज़्यादा बार रह चुके हैं, हीरालाल देवपुरा नहीं रहे। तो ये भी पूछ रहा है कि कौन एक से ज़्यादा बार मुख्यमंत्री नहीं रहा, आंसर होगा हीरालाल देवपुरा। भारत में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रम का वर्ष 2019-20 में चालू कीमतों पर सकल जोड़े गए मूल्य में कितना योगदान था। फैक्ट है, 19-20 में चालू कीमतों पर पूछा गया है, सकल जोड़े गए मूल्य में कितना योगदान था ये पूछा गया है। अगर किसी को याद है तो इसका उत्तर कर देगा, याद नहीं है तो भाई टच भी नहीं करना चाहिए ऐसे सवालों को। हमने मान लिया आपको याद होगा, तो आपका उत्तर ये रहेगा इसमें 30.5। राजस्थान में संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ है, नांदसा, पुष्कर, बयाना, घोसुंडी। घोसुंडी अभिलेख बड़ा फेमस है। भारत में सीमेंट उद्योग को किस वर्ष लाइसेंस मुक्त किया गया, आंसर 1991। आंसर 1991, और इसका लॉजिक भी है कि क्यों है 1991। यहां पे अगर आप भारत की राजनीति या शासन और राजनीति पढ़े होंगे तो उसमें पढ़ा होगा 1991 में भारत में उदारीकरण की नीति अपनाई गई थी। तो उदारीकरण की नीति क्या होती है, औद्योगिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यापार में स्वतंत्रता, इस पर आधारित होती है, या ये स्वतंत्रता उसका एक मूल लक्षण होता है। तो अनिवार्य लाइसेंसिंग, कोटा प्रणाली, इनको क्या किया गया था, कम किया गया था, और उद्योगों में उदारता या छूट या स्वतंत्रता ज़्यादा प्रदान की गई थी। तो यही इस पे असर इसी चीज़ का पड़ा था। भारत में सीमेंट उद्योग को किस वर्ष लाइसेंस मुक्त, लाइसेंस मुक्त का मतलब उदारीकरण का प्रभाव, तो उदारीकरण की नीति कब आई थी, 1991 में, इसलिए इसका आंसर है। हाँ जी, अगला सवाल नंबर 14 है,
राजस्थान की संस्कृति में ओरण संबंधित है। एक मिनट, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। राजस्थान की संस्कृति में ओरण संबंधित है, 14वां सवाल भाई। तो ओरण के क्या है, ओरण क्या चीज है इसका? देखो, राजस्थान की संस्कृति में ओरण, उत्तर तो इसका आ जाएगा पर्यावरण संरक्षण की एक परंपरा। और क्यों आएगा वो समझिए तुम। तल्ली नाथ जी लोक देवता हैं, ओरण उससे संबंधित है। और तल्ली नाथ जी के मंदिर के आसपास पर्यावरण संरक्षण का पूरा प्रयास होता है। वन्य जीवों का कोई शिकार नहीं करेगा, वृक्षों की कटाई नहीं होगी, पर्यावरण संरक्षण का पूरा प्रयास होता है। तो वन्य जीवों का शिकार नहीं करना, वृक्षों की कटाई नहीं होना, तो ये किससे संबंधित है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। एक विशेष आभूषण नहीं, ये भी नहीं है। लोक उत्सव नहीं है, विशिष्ट भोजन नहीं है, पर्यावरण संरक्षण की परंपरा ये है। क्योंकि जब वृक्षों की कटाई नहीं होगी, वन्य जीवों का शिकार वर्जित रहेगा उस जगह पर, तो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है ये। ठीक है, साइकोलॉजी का सवाल आ गया, इससे हमारा कोई संबंध नहीं है। 16 वापस साइकोलॉजी का। चलो साहब अगले पेज पे आते हैं। और अगला बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है भाई, मारदड़ी क्या है? तो मारदड़ी अलग अलग क्षेत्र में इसके अलग अलग नाम होते हैं। आप बचपन में खेले होंगे, कोई बॉल या गेंद बना ली जाती है कपड़े की, और उसमें एक दूसरे में ज़बरदस्त तरीके से दिया जाता है, और अगर लग जाती है किसी में, तो जो देने वाला होता है समझो कि उसके मन के लड्डू फूट जाते हैं, खुश होता है वो, मज़े आ जाते हैं। बचपन में बड़ा इंटरेस्टिंग गेम हुआ करता था। आजकल तो मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर, इनके ज़मानों में वीडियो गेम बच्चे इनमें उलझ गए हैं, कार्टून वगैरह ये सारी चीज़ें, और ऐसे अच्छे इंटरेस्टिंग गेम खत्म हो गए। तो ये क्या है? खेल का प्रकार है मारधाड़ी। भरतपुर क्षेत्र में इसको चटापटी बोला जाता है, जबकि चटापटी अपने आप में एक कला है। अगर राजस्थान की लोक कलाओं में आती है तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन इस खेल का नाम चटापटी बोला जाता है। तो बॉल से खेलते हैं, और कई कई बड़े हिम्मत वाले बच्चे जो हमारे साथ उस समय हुआ करते थे, हालांकि ये कभी कभी होता था, कोर की बॉल, विक्की की बॉल जो क्रिकेट खेलने के काम आती थी, उससे भी लेकिन कैच वैच कर लेते थे। आजकल तो बच्चे भूल गए इन चीज़ों को। तो ये मारदड़ी क्या चीज़ है? मारदड़ी एक खेल का प्रकार है भाई। भारत का प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात क्या है? नेशनल, वर्ल्ड और राजस्थान ज्योग्राफी के सवाल इजी आए हैं, राजस्थान जीके के सवाल भी इजी आए हैं। और इस पेपर में तो संविधान भी 21 तारीख वाले पेपर की तुलना में कुछ इजी है। तो धुआंधार जलप्रपात पढ़ते होगे आप, नर्मदा नदी पर स्थित है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? जोड़वीड़, बीकानेर। बिल्कुल सरल सवाल है। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन देखोगे जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, तो कहाँ निकल जाएगा? बीकानेर में। जोड़वीड़, बीकानेर, ऊंट अनुसंधान संस्थान, जोड़वीड़, बीकानेर। हाँ भाई, ये बड़ा अच्छा सवाल दिया है इसने। निम्न में से कौन सा एक युग्म मुख्य नदी फिर डैश सहायक नदी सही सुमेलित नहीं है? मतलब पहली वाली तो मुख्य नदी होगी, दूसरी वाली सहायक नदी होगी। देखो उत्तर तो ये है, ये वाला, कि बनास नदी की सहायक नदी गुहिया नदी नहीं है। लूनी की सहायक सागी नदी है। प्रश्न क्या है? सही सुमेलित नहीं है, समझ गए? तो लूनी की सहायक नदी सागी नदी है, ये सही सुमेलित है। ठीक है, बनास की सहायक नदी गुहिया नदी नहीं है। गुहिया नदी लूनी की ही सहायक नदी है, तो उत्तर ये आएगा। चंबल की सहायक नदी बनास नदी है, ठीक है। यमुना की सहायक नदी गंभीरी नदी। यहां पे गौर कर लीजिए, एक नदी है गंभीरी और एक नदी है गंभीर, दोनों ही यमुना की सहायक नदी हैं। जो इसमें दे रखा है गंभीरी, ये गंभीरी बेड़च की सहायक नदी है, बेड़च बनास की सहायक नदी है, बनास यमुना की सहायक नदी है, और यमुना चंबल की सहायक नदी है। नहीं नहीं, वापस, यमुना चंबल की नहीं, ये गंभीरी नदी बेड़च नदी की सहायक नदी है, बेड़च बनास की सहायक नदी है, बनास चंबल की सहायक नदी है, और चंबल किसकी? यमुना की सहायक नदी है। तो अल्टीमेटली गंभीरी नदी भी यमुना की सहायक नदी है, ठीक है। बनास चंबल की सहायक नदी है, अभी अपन ने बात की। सागी लूनी की सहायक नदी है, लेकिन गुहिया बनास की सहायक नदी नहीं है, गुहिया लूनी की सहायक नदी है।
और इसमें प्रश्न क्या है, सही सुमेलित कौन सा नहीं है, तो यही सही सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर है। आगे देखें भाई, संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायत में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान करता है? भाई देखो, अब संविधान में बड़े डेंजरियस सवाल तो वो ले ही रहा है, लेकिन फिर भी इस पेपर में थोड़ी उसने राहत की है, तो यहां पे गौर करें। महिलाओं के 1/3 आरक्षण का मामला पंचायतों में, अनुच्छेद 243 डी, जब इसको आप पढ़ोगे, संविधान की जो बढ़िया किताब बेयर एक्ट जो अनुच्छेद वाइज लिखा हुआ है, तो उसमें अनुसूचित जाति और जनजाति का पंचायतों में स्थानों में आरक्षण और महिलाओं का भी पंचायतों में 1/3 आरक्षण का प्रावधान, ये दोनों बातें अनुच्छेद 243 डी के अंतर्गत है, तो इसका उत्तर 243 डी। हाँ भाई, सुरथोत्सव के लेखक कौन है? सोमेश्वर। राजस्थान की विभिन्न रचनाओं को जब आप याद करोगे तो उसमें है सोमेश्वर। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? वही वापस संविधान के अनुच्छेद आ गए और उनकी विशेषताएं आ गई। तीनों ही सेकंड ग्रेड के पेपरों में संविधान के अनुच्छेदों पर काफी सवाल गए हैं। अब यहां से आगे जब विद्यार्थी तैयारी करेंगे तो थोड़ा अनुच्छेदों को रटने का ज्यादा प्रयास करना, भविष्य के जो पेपर होने जा रहे हैं उनमें। हालांकि अनुच्छेद पहले भी आते थे, लेकिन 1-2 सवाल आ जाते थे ज्यादा से ज्यादा, लेकिन यहां तो संविधान का मतलब ही अनुच्छेद हो गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखो, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन है, उसमें नीति निर्देशक तत्वों में, तो ये सही है। अनुच्छेद 48 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। सवाल क्या है, पहले तो सवाल का डिमांड पकड़िए, सही सुमेलित नहीं है, तो यही है जो सही सुमेलित नहीं है। क्यों? 48 में पर्यावरण वन उनका प्रावधान है, कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का प्रावधान अनुच्छेद 50 के अंतर्गत है, तो ये उत्तर आएगा। समान नागरिक संहिता 44 में है, अनुच्छेद 39 कैपिटल ए में समान न्याय और मुफ्त कानूनी व्यवस्था का प्रावधान है, तो ये सारे सही हैं, ये सही नहीं है, यही उत्तर है इसका। ये बिल्कुल सरल सवाल दिया, ये भी सरल सवाल नहीं है, ये 44, 48 और अगर ये दे रखे हैं तो ये समझ लेना 21 तारीख के पेपर की तुलना में तो एग्जामिनर ने काफी राहत प्रदान की है यहाँ पे। अब ये सवाल देखो, बड़ा नॉर्मल है। भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करते हुए देते हैं? सीधी सी बात है, उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है, और उपराष्ट्रपति उसकी पहली सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देता है। तो किसको संबोधित करते हुए देते हैं? उपराष्ट्रपति को। इसका उत्तर उपराष्ट्रपति हो जाएगा भाई, भारत के उपराष्ट्रपति को। बिल्कुल ठीक बात। कौन से नंबर का सवाल आ गया अब आपका? ठीक है, 25वें नंबर का सवाल। भारत में वर्ष 2020-21 में उर्वरकों का कुल उपभोग था। बिल्कुल फैक्ट, याद होगा तो उत्तर हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। कहीं पे भी अगर आप सर्च करोगे तो ये उत्तर आएगा 325.4 लाख। कौन से सन का पूछा है? 20-21 का पूछा है। संविधान के सवाल इस पेपर में सरल है। अगला सवाल देखिए, बहुत ही पॉपुलर सवाल है, तमाम बार परीक्षाओं में आया हुआ है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखता है? अनुच्छेद 200 के अनुसार। 202 में नहीं, 200 बिल्कुल ही उत्तर है। 201 में राष्ट्रपति उस विधेयक पर विचार करता है, 200 में राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखेगा, तथा 201 के अनुसार राष्ट्रपति उस विधेयक पर अपना विचार प्रस्तुत करेगा। ठीक है, आगे तो फिर क्या डिबेट करना, आंसर यही है। सिंहभूम लौयस को उत्पादक क्षेत्र है। अगर आप राजस्थान के खनिज पढ़ोगे तो उसमें ये बड़ा प्रॉपर सवाल बनता है कि भाई सिंहभूम किस खनिज के लिए है लौयस को उत्पादक क्षेत्र। ज्योग्राफी के सवाल नॉर्मल है। दून और द्वार, देहरादून और हरिद्वार हिमालय के किस भाग में पाए जाते हैं? हिमालय के शिवालिक श्रेणी का जो हिमालय है उसमें पाए जाते हैं।
राजस्थान के निम्नांकित में से किस जिले में उड़िया का पठार स्थित है? सिरोही में स्थित है। ज्योग्राफी में तो उसने काफी राहत प्रदान की है बच्चों को। ये बहुत अच्छा सवाल दिया है भाई। बरकतुल्ला, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में पदभार ग्रहण करने, थोड़ा सा बड़ा और कर देते हैं, आपको आराम से दिख जाए, यहाँ पे गौर करो भाई। राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से पदभार ग्रहण करने के क्रम का सही विकल्प, पदभार ग्रहण करने के क्रम का सही विकल्प, पदभार ग्रहण करने के क्रम का सही विकल्प चुनिए। मतलब पहले कौन सा मुख्यमंत्री आया, उसके बाद कौन सा आया। तो जब आप राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था पढ़ते हैं तो उसमें क्रम से पहले विधानसभा चुनाव से लेकर वर्तमान तक सारे मुख्यमंत्रियों का क्रम पढ़ते हैं, तो इतना आना भी चाहिए। आंसर है बरकतुल्ला खां, हरदेव जोशी, भैरों सिंह शेखावत और जगन्नाथ पाड़िया। कालीबाई भील मेधावी छात्रा योजना, स्कूटी वितरण की योजना, राजस्थान में जो स्कूटी वितरण की योजना चल रही है वो है। निम्नलिखित में से राजस्थान में जायद की फसल, अगला क्वेश्चन है आपका, जायद की फसल। तो जायद की फसल को आप जानते होगे भाई, गर्मियों में जो फसल होती है, रबी की फसल काटी जाती है और खरीफ की जब बोई जाती है जून जुलाई में उसके बीच में जो फसल होती है, मतलब रबी और खरीफ के बीच में जो फसल होती है मार्च से जून, वो जायद है। तो जायद की फसल कौन सी? एग्जामिनर पूछ रहा है जायद की फसल, बचपन से ही पढ़ते आए होगे। जनवरी से अप्रैल नहीं, मार्च से जून, ये उत्तर सही है। आगे देखें, जयपुर के महाराजा स्कूल की स्थापना किस वर्ष में हुई? राम सिंह जी ने की थी। 1888 नहीं, 1873 नहीं, 1900 बिल्कुल नहीं, 1844, ये उत्तर सही है। लो साहब, ये इसका आंसर है। हाँ भाई, आगे देखें, अंतर्राष्ट्रीय श्रम कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष रह चुके हैं। निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय श्रम कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष रह चुके हैं, गौर करो भाई। इन प्रधानमंत्रियों में से कौन, या इन नेताओं में से कौन? अटल बिहारी वाजपेयी नहीं, लाल कृष्ण आडवाणी नहीं, राजीव गांधी नहीं, जगजीवन राम बिल्कुल सही है। जगजीवन राम श्रम मंत्री रहे और जगजीवन राम अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सदस्य भी रहे भारत की तरफ से, बाबू जगजीवन राम। अगला सवाल, घटियाला, घटियाला शिलालेख में, तो घटियाला कहाँ स्थित है भाई? जोधपुर में स्थित है। घटियाला कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है। में किस वंश की जानकारी प्राप्त होती है? गोहिलोत वंश की? नहीं, क्यों? गोहिलोत वंश कहाँ था? मेवाड़ में। कछवाहा? नहीं, क्यों? कछवाहा कहाँ था? आमेर में। सिसोदिया वंश, सिसोदिया भी मेवाड़ में। और मंडोर के प्रतिहार, ये उत्तर है इसका, मंडोर के प्रतिहार, तो उनसे संबंधित है घटियाला शिलालेख। राजस्थान विधानसभा को विघटित करने का अधिकार किसे है? बड़ा सिंपल सवाल है। मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल राज्य विधानसभा को विघटित करता है या भंग करता है, ये इसका बेसिक पॉइंट है। तो राजस्थान विधानसभा को विघटित करने का अधिकार किसके पास है? अब इसमें तो ज़्यादा कठिन वाले ऑप्शन भी नहीं दे रखे। अगर ऑप्शन ऐसा दे रखा होता मुख्यमंत्री, राज्यपाल,
फिर तीसरा ऑप्शन दे रखा होगा मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल, तो वो मोर करेक्ट हो जाता, लेकिन ऐसा भी नहीं है, बड़े सरल ऑप्शन है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, लोकायुक्त, तो उत्तर राज्यपाल हो जाएगा। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत के लिए कितने विषय दिए गए हैं? इसमें तो भाई संविधान सरल दिया है उसने, आराम आराम से आपके सवाल हो रहे हैं। 29 विषय आपका आंसर होगा। आप पढ़ोगे आराम से, 29 विषय पंचायती राज संस्थाओं को दिए गए 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, और 18 विषय नगरीय निकायों को दिए गए 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। आगे बढ़िए। किस वर्ष भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का दो दलों सीपीआई और सीपीआई-एम में विभाजन हुआ था? जब राष्ट्रीय राजनीतिक दल या राजनीतिक दल आपके फर्स्ट पेपर के सिलेबस में लगे हुए हैं, जब आप उसमें राजनीतिक दल पढ़ोगे तो राष्ट्रीय राजनीतिक दलों में आप कम्युनिस्ट पार्टी पढ़ोगे, और फिर कम्युनिस्ट पार्टी का जब आप पूरा इतिहास पढ़ोगे तो उसमें आप ये जानोगे कि 1964 में सीपीआई और सीपीआई-एम में विभाजन हो गया था। भाई कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन 1964 में सीपीआई और सीपीआई-एम में हो गया था, और कारण क्या था? भारत और चीन का जो युद्ध हुआ था ना 1962 का, तो कम्युनिस्ट पार्टी में एक धड़ा ऐसा था जो चीन का समर्थक हो रहा था। आप कमाल करें कि चीन का समर्थक हो रहा था, ऐसा भी धड़ा था, और उन्होंने सीपीआई-एम बनाई थी। फिर ये एक लंबी डिटेल है, जब आप राजनीतिक दल पढ़ोगे, बाई चांस कभी फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस से देना हुआ तो बड़े डिटेल से पढ़ोगे आप इन चीज़ों को, तो आप भारतीय जैसे ही शासन राजनीति पढ़ोगे तो आपको बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे कि हमारे ही देश में ऐसे भी लोग पाए गए थे। अब खैर इन चीज़ों पे हम क्या डिबेट करें, कि जो चाइना समर्थक और बड़े खुल के समर्थक, ये चीज़ें 2008 तक निकल के आई हैं। जब भारत और अमेरिका के बीच में सिविल नाविकीय समझौता हो रहा था तो भारत की संसद में नोटों की गड्डियां उड़ी थी उस समझौते को फेल कराने के लिए, क्योंकि वो समझौता अगर भारत और अमेरिका के बीच में सिविल नाविकीय समझौता हो जाता है तो चाइना के खिलाफ जाता है, तो उसके समर्थन में इस समझौते को रोकने का प्रयास भारत में तमाम सांसद कर रहे थे। खैर हम राजनीतिक कारणों पर कोई चर्चा नहीं करेंगे, हमारा उद्देश्य परीक्षा को हिट करना है। आगे देखें। एक मिनट। हाँ भाई, शिक्षा मनोविज्ञान, यस, अब आया है बहुत बढ़िया वाला सवाल, और बड़ा विवादास्पद भी होगा ये इस बार। देखो इस सवाल पे गौर करो भाई। 40, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में असमुदायात्मक दबाव समूह नहीं है? बिल्कुल साहब, इसको हिंदी में पकड़ो, असमुदायात्मक दबाव समूह। इंग्लिश में पकड़ो, नॉन एसोसिएशनल प्रेशर ग्रुप। और फिर क्या पूछ रहा है? नहीं है। की पॉइंट पकड़ो सवाल का, नहीं है। मतलब एग्जामिनर की भाषा ये है कि 3 असमुदायात्मक दबाव समूह हैं उसकी नज़र में और एक नहीं है, तो जो नहीं है वह वो पूछना चाह रहा है। अब इसका वो समझिएगा होता क्या है ये दबाव समूह। मुझे लगता है कि ये सवाल डिलीट कर देना चाहिए, क्योंकि शायद मुझे लगता है, बाकी आप देख लेना, कि सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर में राजनीतिक दल तो है लेकिन दबाव समूह नहीं है। तो जब दबाव समूह नहीं है तो उसने दबाव समूह का सवाल क्यों पूछा? फिर तो ये आउट ऑफ सिलेबस हो गया। जिन विद्यार्थियों का ये सवाल गलत हो रहा है वो विद्यार्थी बाकायदा इसको डिलीट करने का डिमांड कर सकते हैं, और अगर सिलेबस में नहीं है तो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके उत्तर की बात करते हैं। यहाँ थोड़ा मैं चर्चा करना पसंद करूंगा, क्योंकि इसका उत्तर जैसे स्टूडेंट, कुछ कई मेरे विद्वान साथियों ने और कुछ विद्यार्थियों ने मुझे बताया, जैसा कि उनके टीचर ने उनको बताया, कि इसमें वो आंसर मान रहे हैं शिवसेना। अभी मेरा आंसर शिवसेना नहीं है भाई, मैं थोड़ा अलग तर्क के द्वारा इसको सिद्ध करने का प्रयास करूंगा। दबाव समूह, ब्लोंडेल नामक एक राजनीतिक विचारक हुआ है जिसने दबाव समूह के 4 प्रकार माने हैं। मैं थोड़ा मोटा मोटा आपको यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहा हूँ। 4 प्रकार के उसने दबाव समूह माने हैं। पहला, संस्थात्मक। दूसरा, समुदायात्मक। तीसरा, असमुदायात्मक। और चौथा, प्रदर्शनकारी या अनियमित। प्रदर्शनकारी या अनियमित। ये तुलनात्मक राजनीति का सवाल है,
जो जनरल पेपर में डाल दिया गया है, वैसे भी जनरल पेपर के सिलेबस में तो है नहीं, लेकिन फिर भी अगर उसने ये डाल दिया और उसके एग्जाम्पल डाल दिए तो फिर थोड़ा यहाँ डिबेट बनती है। डिलीट हो जाना चाहिए क्योंकि सिलेबस में नहीं है। और जो उत्तर सामान्यतः जो निकल के आ रहा है, जो चल रहा है बाजार में प्रचलित आंसर कीज में, मुझे वो उत्तर जम नहीं रहा है भाई। अब सुनिए कैसे। संस्थात्मक ऐसे वाले दबाव समूह होते हैं जो किसी विशेष संस्थाओं में पाए जाते हैं, जैसे सेना, नौकरशाही, कार्यपालिका आदि के अंतर्गत। जो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, नौकरशाही, सेना, राजनीतिक दल, उनके अंतर्गत, मतलब ये सारी संस्थाएं हैं, इनके अंतर्गत कुछ लोगों के संगठन बन जाते हैं अपने फायदों के लिए, तो उनको संस्थात्मक दबाव समूह कहते हैं। ठीक है। युवा तुर्क क्या था? कांग्रेस के अंतर्गत कुछ ऐसे युवा लोगों का एक ग्रुप बन गया जो समाजवादी नीतियों से प्रेरित थे। जैसे उसमें कृष्णकांत, रामधन, चंद्रशेखर, जो चंद्रशेखर बाद हम भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं, इन लोगों को युवा तुर्क कहा गया। तो जब ये राजनीतिक दल मतलब कांग्रेस के अंतर्गत ही बन रहे थे समाजवादी नीतियों से प्रेरित होकर, तो ये संस्थात्मक की कैटेगरी में आना चाहिए। युवा तुर्क किसकी कैटेगरी में आना चाहिए? संस्थात्मक की में। ठीक है। शिवसेना पार्टी, कुछ लोग जो शिवसेना पार्टी को आंसर कर रहे हैं वो इस उद्देश्य से प्रेरित कर रहे हैं कि यहां पर उन्होंने पार्टी शब्द पकड़ लिया कि साहब शिवसेना तो राजनीतिक दल है, तो यह तो दबाव समूह है ही नहीं, फिर तो शिवसेना असमुदायात्मक दबाव समूह क्या कोई से ही प्रकार का दबाव समूह नहीं होना चाहिए, अगर उसको राजनीतिक दल या पार्टी शब्द से इंगित करके अगर आप अपना आंसर दे रहे हो। लेकिन यहां पर इस पे अभी अपन बाद में चर्चा करेंगे, शिवसेना को यहीं छोड़ दो। तीसरा है विश्व हिंदू परिषद। अच्छा, यहां पे गौर करिए, संस्थात्मक तो आपने पकड़ लिया कि विभिन्न संस्थाओं में पाए जाते हैं। समुदायात्मक और असमुदायात्मक क्या होता है? समुदायात्मक ऐसे दबाव समूह होते हैं, कैसे? जो अपने विशेष हितों से प्रेरित होते हैं, विशेष हितों से प्रेरित होते हैं और विभिन्न प्रकार के हितों वाले लोगों के अलग अलग होते हैं, जैसे व्यापारियों के हित, श्रमिकों के हित, किसान संगठनों के हित, ये सभी अपने अपने विशेष हितों से प्रेरित होकर सरकार पर दबाव डालने का प्रयास करते हैं। तो इनको बोला जाता है समुदायात्मक या एसोसिएशनल। तो यहां पे एक शब्द है सिंडिकेट। सिंडिकेट समुदायात्मक की कैटेगरी में आएगा, समुदायात्मक की कैटेगरी में आएगा सिंडिकेट, क्योंकि सिंडिकेट का मतलब व्यापारियों का समूह, सिंडिकेट। अच्छा, कुछ मेरे साथी बताएंगे कि भाई सिंडिकेट कांग्रेस के अंतर्गत सीनियर नेताओं का भी एक समूह था जो इंदिरा गांधी के खिलाफ कार्य कर रहे थे। तो वो अगर होता तो यहां पर सिंडिकेट नेता कहा जाता, और जैसे ही सिंडिकेट नेता कहा जाता वह संस्थात्मक में कन्वर्ट हो जाता, क्योंकि वह कांग्रेस के राजनीतिक दल के अंतर्गत ही होता, जो कि एक संस्था के अंतर्गत ही होता। तो वो सिंडिकेट नेता अलग है और सिंडिकेट अलग है। जैसे ही सिंडिकेट नेता कहते हैं तो वो कहां पे चला जाएगा? संस्थात्मक में। लेकिन जैसे ही सिंडिकेट कहते हैं तो सिंडिकेट व्यापारियों का समूह हो जाता है, और ये व्यापारियों का जो समूह होता है सिंडिकेट, फिर ये समुदायात्मक की कैटेगरी में आ जाता है, जो खास प्रकार के समुदाय के हितों से प्रेरित है, मतलब व्यापारियों के हितों से प्रेरित है। तो ये इस कैटेगरी का रहा। विश्व हिंदू परिषद ये आएगा असमुदायात्मक में, क्योंकि असमुदायात्मक दबाव समूह ऐसे दबाव समूह होते हैं जो जाति, धर्म, रक्त आदि के हितों से प्रेरित होते हैं। जाति, धर्म, रक्त मतलब अपरंपरागत, पुराने, रूढ़िवादी, उस प्रकार के हितों से प्रेरित होते हैं। तो अगर आप विश्व हिंदू परिषद में बात करोगे तो ये हिंदुओं के हितों से प्रेरित है, तो जाति, रक्त, धर्म के हितों से प्रेरित कौन से होंगे? असमुदायात्मक होंगे। तो विश्व हिंदू परिषद को आप असमुदायात्मक बोल सकते हो। ठीक है। अब शिवसेना को अगर राजनीतिक दल माना जा रहा है तो फिर तो ये किसी भी प्रकार का दबाव समूह है ही नहीं। ठीक है। लेकिन अगर शिवसेना को, चूंकि हिंदू हितों से प्रेरित है, अगर इस एंगल से इस पर विचार किया जाए कि भाई हिंदू हितों से प्रेरित है, एक मिनट के लिए पार्टी शब्द को छोड़ दिया जाए, तो फिर ये भी कैसा हो जाएगा? ये भी असमुदायात्मक हो जाएगा, क्योंकि जाति, रक्त और धर्म के हितों से प्रेरित कैसे होते हैं? असमुदायात्मक। तो ये भी असमुदायात्मक हो जाएगा। चलो एक मिनट के लिए यहाँ पे छोड़ो, अब सवाल का डिमांड पढ़िए क्या पूछ रहा है वो। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में असमुदायात्मक दबाव समूह नहीं है? मतलब हमको वो पकड़ना है जो असमुदायात्मक दबाव समूह नहीं है। ठीक है। युवा तुर्क भी असमुदायात्मक नहीं है, क्योंकि युवा तुर्क संस्थात्मक है। ठीक है, ये उत्तर भी हो सकता है इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो शिवसेना पे छोड़ो,
विश्व हिंदू परिषद ठीक है, ये असमुदायात्मक है, लेकिन सिंडिकेट ये भी असमुदायात्मक नहीं है, ये समुदायात्मक है। तो ये सवाल बोनस हो जाना चाहिए, क्योंकि इसके एक से अधिक उत्तर सही हैं। देखो, युवा तुर्क भी असमुदायात्मक नहीं है, ये उत्तर भी हो जाएगा। सिंडिकेट भी असमुदायात्मक नहीं है, क्योंकि सिंडिकेट समुदायात्मक है, यह भी उत्तर हो जाएगा। और विश्व हिंदू परिषद असमुदायात्मक है। शिवसेना अगर इसको पार्टी के रूप में माने तो फिर ये भी नहीं है, लेकिन अगर इसको हिंदू हितों की रक्षक या हिंदुत्व की रक्षक के रूप में माने तो फिर ये असमुदायात्मक हो जाता है। तो ये दो तो कन्फर्म इसके आंसर हो ही जाएंगे। शिवसेना पे तो बात ही मत करो, ये यहीं पर उत्तर हो रहे हैं। मेरी नज़र में ये सवाल बोनस है, एक से ज़्यादा उत्तर सही है, सवाल बोनस चला जाना चाहिए। दूसरा सवाल डिलीट भी हो जाना चाहिए, क्योंकि सिलेबस में दबाव समूह है ही नहीं। तो शिवसेना जो आंसर जो चल रहा है, मेरी नज़र में वो आंसर नहीं है। ठीक है भाई, आगे बढ़िए। वर्तमान में गुटनिरपेक्ष आंदोलन में कितने सदस्य हैं? सिंपल फैक्ट है, 120 सदस्य हैं। हाँ भाई, अब आ गया आपका इसमें कुछ ये साइकोलॉजी पे गया। 44वां सवाल देखिए। सीताराम साधु का संबंध किस आंदोलन से था? सारे लोग जानते हैं, किसान आंदोलन से था, बिजोलिया किसान आंदोलन से था भाई। और भूप सिंह पथिक को इन्हीं ने अपने प्रभाव से इस आंदोलन में जोड़ा था। नौचौकी बांध कहाँ स्थित है? राजसमंद झील के किनारे स्थित है। ये सवाल बड़े सरल दे दिए उसने, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चों को फायदा होगा, थोड़ा फील गुड तो हो ही जाएगा। मेरिट तो खैर वही रहनी है जो रहनी होती है। राजसमंद। सवाल जब सही होता है तो थोड़ा मजा आता है, बाकी कठिन या सरल का कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरिट ज़्यादा या कम चली जाएगी, लेकिन जाएगी उन्हीं विद्यार्थियों में। यहाँ पे गौर करें। राजस्थान के वर्ष 2022-23 की बजट की घोषणा के अनुसार किस स्थान पर राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी? तो ये बिल्कुल विशुद्ध करंट अफेयर है भाई। 22-23 के बजट में, मतलब हाल ही जो बजट चल रहा है अपना, उसके अनुसार जोधपुर में राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी भाई। ये सवाल भी डिलीट जाएगा आपका। राजस्थान 2022 के राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में शामिल खेलों का सही समूह पहचानिए। फुटबॉल नहीं था। देखो, सवाल अटेम्प्ट करने की टेक्निक के जो नहीं था सबसे पहले वो पकड़ो, और वो जिन जिन ऑप्शन में आ रहा है उनको क्रॉस कर दो। कबड्डी, फुटबॉल, कबड्डी था, फुटबॉल नहीं था, क्रॉस। गलत। फुटबॉल नहीं, फुटबॉल एक और आ गया, ये भी नहीं। कबड्डी और शूटिंग बॉल ये था, शूटिंग बॉल और हॉकी ये भी था। तो दो उत्तर सही है, सवाल बोनस हो जाएगा। या तो बोनस कर दे वो, या डिलीट कर दे, मतलब टोटल लिस्ट में से ही हटा ले, या लिस्ट में से हटा के सब बच्चों को बराबर बोनस दे दे। तो ये सवाल भी भाई आपका बोनस गया। दो तो बोनस ही गए, डिलीट हो गए। आगे बढ़ो। इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना राजस्थान सरकार द्वारा कब आरंभ की गई? 2019 में आरंभ की गई। देखो, योजनाएं सारी पढ़ लेना भाई ढंग से। योजनाओं पे हर परीक्षा में सवाल निकलते हैं, इनको बड़ा डेप्थ में पढ़ लेना चाहिए। ये तो सवाल फिर भी सरल है कि वो सिर्फ सन पूछ रहा है, वरना वो अंदर से पूछता है, 4 लाइन देके फिर सवाल शुरू करता है, कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है। मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना का संबंध किससे है भाई? प्रतियोगी परीक्षाओं में जो पैसे मिलते हैं, जैसे RS प्री पास हो गया तो मेंस की तैयारी करने के लिए मिलते हैं, इंटरव्यू के लिए मिलते हैं, तो प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंध है इसका, अनुप्रति योजना का। पुराने टाइम से ही चल रही है ये, अच्छी योजना है भाई, फायदा होता है। ये बड़ा हिट सवाल है, आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व हर परीक्षा में लगभग ही लगातार आ रहा है। आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व जालाना जयपुर में बनाया गया है भाई ये। इसको ढंग से पकड़ना है, हर परीक्षा में आ रहा है ये करंट अफेयर में। ठाकुर पंचम सिंह और ठाकुर छतर सिंह, राजस्थान का राष्ट्रीय आंदोलन जब आप पढ़ोगे तो तसीमो गांव पड़ता है धौलपुर में, वहां पे तसीमो कांड हुआ था, उसका संबंध ठाकुर पंचम सिंह और ठाकुर छतर सिंह से है। पंचम सिंह और ठाकुर छतर सिंह, ये रहा तसीमो।
तसीम, ये कहाँ पर पड़ता है? धौलपुर में पड़ता है। हाँ भाई, ये फिर वापस एक योजना पे सवाल है, वो बड़ा अच्छा और बढ़िया वाला सवाल है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय आईसीटी के प्रयोग से किसानों को निम्नलिखित में से कृषि संबंधी सूचना, कैसी सूचना भाई? किसान तो कृषि संबंधी सूचना चाहेगा। कृषि संबंधी सूचना समय से प्राप्त करने के लिए कौन सी योजना क्रियान्वित कर रहा है? कौन कर रहा है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। ठीक है भाई, तो कृषि संबंधी सूचना किसानों को समय से पहले ही दे दो। NMSA नहीं, NEGPA ये है उसका उत्तर। PM किसान ये भी नहीं है, NFSS ये भी नहीं है। तो देखो एक चीज सुनो, यहाँ पे उसने सिर्फ हेडिंग को लिया है, और ज़्यादा कठिन बनाता ना तो उसके अंतर्गत जितनी भी बातें हैं उन बातों को रखता। तो ठीक है, डायरेक्ट सवाल है, याद करोगे और पढ़ा होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो टच भी नहीं होगा। ये साइकोलॉजी आ गई, इसको हटाओ। हाँ भाई, यहाँ पे गौर करो, एक सवाल वापस आ गया बोनस आपके लिए। इस पेपर में थोड़ी गलती भी की है उसने। हाँ भाई, पूरी स्क्रीन पे यही सवाल है। नहीं, गलती नहीं है, सही है। निम्नलिखित में से कौन संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे? अगर प्रारूप समिति के सदस्य पूछता है तो फिर भी लॉजिकल है, लेकिन ये थोड़ी है कि नियम समिति में कौन शामिल था कि नहीं था। ऐसे तो 22 समितियां, 22 समितियों में तमाम सदस्य, सारे सदस्य रटे जाएंगे क्या? प्रारूप समिति तो इसलिए पूछ भी ली जानी चाहिए क्योंकि ये भाई इंपॉर्टेंट है। तो डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय थी, तो N गोपाल स्वामी थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, सरदार पटेल नहीं थे। तो पहला और तीसरा उत्तर आएगा। ऑप्शन ढूंढो, ये रहा पहला और तीसरा, पहला तथा तीसरा। हाँ भाई, कल्चर का ये बढ़िया सवाल है, राजस्थानी कल्चर का। बदर का संबंध किससे है? मृत्यु या अंत्येष्टि के समय जो केस दान किए जाते हैं वो भदर है। तो कर्णवेद संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार, विवाह संस्कार, समावर्तन संस्कार, आंसर हो जाएगा अंत्येष्टि संस्कार। साइकोलॉजी आ गया अगला। हाँ भाई, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता से पूर्व केंद्रीय क्षेत्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका की स्थापना की गई थी? 1919 का अधिनियम। 1919 और 1935 के एक्ट को तो पूरा ढंग से पढ़ लो, बड़े डेप्थ में पढ़ लो, जिन बच्चों का पेपर 29 जनवरी को होने जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे सवाल आएगा ही आएगा, वो सेट टाइम पे पेपर बने। और मुझे लगता है टीम भी सेट है कि जिसने जैसे 1919 का एक्ट उठा लिया, इसमें से एक सवाल ले लिया 21 वाले पेपर के लिए, एक ले लिया 22 वाले पेपर के लिए, एक ले लिया 24 वाले पेपर के लिए, 35 का एक्ट उठा लिया, एक 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 सवाल तीनों के लिए रख लिए। तो अब ये किसका लक है, कौन से में सरल आ गया और कौन से में कठिन आ गया? तो ये सवाल तो सरल ही है कि केंद्र में द्विसदनीय, केंद्रीय क्षेत्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका की पॉइंट पकड़िए सवाल का। केंद्रीय क्षेत्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका कौन से एक्ट की विशेषता है? 1919 के अधिनियम की। हाँ भाई, वापस अगला सवाल देखें। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के राज्यपाल नहीं रहे? राजस्थान के राज्यपाल नहीं रहे। एक चीज ढंग से जान लो, राजस्थान में किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए 4 चीजें पक्का कर लेना। कौन सी 4 चीजें? RPSC के अध्यक्ष, मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य सचिव, राज्यपाल और राष्ट्रपति। ये जितने भी अब तक राजस्थान में हुए हैं इनको क्रम से याद कर लेना। एक आध सवाल हर पेपर में टिकता है और बिल्कुल फैक्ट रटने से या समझने से, याद करने से ही पार पड़ेगी।
निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के राज्यपाल नहीं रहे? जोगेंद्र सिंह रहे हैं, हुकम सिंह रहे हैं। जब आप राजस्थान के राज्यपालों की लिस्ट पढ़ोगे तो उत्तर हो जाएगा। जोगेंद्र सिंह रहे हैं, हुकुम सिंह रहे हैं, एयर चीफ मार्शल ओपी मेहरा भी रहे हैं, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ नहीं रहे। उत्तर ये है, क्योंकि सवाल क्या है, राज्यपाल नहीं रहे, ये नहीं रहे। एक और बोनस आ गया भाई आपके लिए। सवाल पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी आंतरिक प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है? क्या पूछ रहा है भाई? आंतरिक प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत कौन सी नहीं है? किस में नहीं है? आंतरिक प्रवाह क्षेत्र में नहीं है। कांकणे आप जानते होंगे, जैसलमेर में काकनी या काकने बहती आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की नदी है। खारी, खारी तीनों ही प्रवाह क्षेत्र की नदी है। आप राजस्थान की नदियों को जब डिटेल से पढ़ोगे तो लूनी की सहायक नदी है जवाई, और जवाई की सहायक नदी है खारी। और लूनी कौन से नदी तंत्र का हिस्सा बनती है? अरब सागर नदी तंत्र का। तो अरब सागर नदी तंत्र में खारी नाम की नदी है कि नहीं है? क्यों? खारी सहायक नदी है जवाई की, जवाई सहायक नदी है लूनी की, और लूनी अरब सागर नदी तंत्र में। तो एक खारी तो राजस्थान में ऐसी है जो अरब सागर नदी तंत्र में है। एक खारी ऐसी है जो बनास की सहायक नदी है। बनास यमुना की सहायक नदी है, यमुना गंगा की सहायक नदी है, और गंगा बंगाल खाड़ी में जाती है। तो बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र का हिस्सा बनने वाली भी एक खारी है हमारे पास। और एक खारी ऐसी है जो आंतरिक जल प्रवाह की नदी है। आप गौर करें, सांबर झील के अंतर्गत खारी, खंडेला, रूपनगढ़ और मेंथा नामक नदियां गिरती हैं। तो खारी एक ऐसी भी हमारे पास जो आंतरिक जल प्रवाह की नदी है। तो सवाल क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी आंतरिक प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है? काकनी है, आपने देख लिया जैसलमेर में है। और मैं तो खारी को भी मानूंगा, क्योंकि हमारे पास है एक खारी नदी। हालांकि आंसर की लगाने वाले खारी इसमें उत्तर कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आरपीएससी भी पहले राउंड पे खारी ही इसमें आंसर डाल दे, क्योंकि इनमें तो कोई डाउट है ही नहीं। गग्गर भी आंतरिक प्रवाह की है, और कांतली शेखावाटी में बहने वाली ये भी आंतरिक प्रवाह की है। काकनी या काकने भी आंतरिक प्रवाह की है। तो लोग आंसर मार रहे हैं खारी। और वो इसलिए आंसर मार रहे हैं कि वो खारी को कहां से जोड़ रहे हैं? अरब सागर से जोड़ रहे हैं या बंगाली खाड़ी से जोड़ रहे हैं। लेकिन ये क्यों भूल जाते हैं कि एक खारी ऐसी भी है हमारे पास जो आंतरिक प्रवाह का हिस्सा है। मतलब कहां पे गिरती है? सांबर झील के अंतर्गत गिरती है। उसने ये स्पेशली डिफाइन थोड़ी किया है कि साहब बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र की सहायक नदी खारी, या उसकी लूनी की सहायक नदी खारी, या बनास की सहायक नदी खारी, ऐसा दिया नहीं, सिर्फ खारी दिया है। तो खारी गिर रही है सांबर झील के अंतर्गत, तो आंतरिक प्रवाह का हिस्सा है। चारों नदियां ऐसी हैं जो आंतरिक प्रवाह का हिस्सा है। मेरी तरफ से यह सवाल बोनस जाना चाहिए। हालांकि पहले राउंड पे आरपीएससी आंसर ये करेगी, लेकिन अगर आप लॉजिक देके, तर्क देके अगर आप वो आपत्ति जाहिर करते हैं तो वो आपकी आपत्ति पे गौर करेगी। बोनस सारी आंतरिक प्रवाह का हिस्सा है। आगे देखें, 3 सवाल बोनस हो गए। निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा राजस्थान का कल्प वृक्ष है? बिल्कुल छोटा और सरल सवाल। खेजड़ी। हाँ भाई, भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषता है, सरल सवाल डाला है। अब ये इस पेपर के बच्चों का भाग्य है कि उनके लिए तो इतना सरल डाल दिया। 21 वाले में क्या डाला? 21 वाले में डाला कि कौन से अमेरिकी राष्ट्रपति पहले ऐसे अमेरिकी राष्ट्रपति थे जिन्होंने भारत की यात्रा की। और एक ये है कि भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषता कौन सी है। कोई भी आदमी जो आपको विदेश नीति पढ़ाएगा, या आप खुद सेल्फ स्टडी से भी पढ़ोगे तो बड़े आराम से पढ़ लोगे। संयुक्त राष्ट्र के साथ सहयोग की नीति, यूएनओ में आस्था की नीति हमारी शुरू से लेकर आज तक है। ठीक है। गुटनिरपेक्षता की नीति शुरू से लेकर आज तक है, भले ही स्वरूप बदला हो। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति, हमसे ज्यादा शांतिवादी धरती पर कोई पैदा ही नहीं हुआ कोई दूसरा देश। शांति के लिए तो हमने अपने बड़े बड़े राष्ट्रीय हितों को कुर्बान कर दिया, तो ये भी हमारी है। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा भाई। ये आगे सही को, अब देखो ये सवाल संविधान का बड़ा सरल है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपाधियों की समाप्ति की बात करता है? उपाधियों के अंत का प्रावधान आप पढ़ोगे समानता के मूल अधिकार में, अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। तो अनुच्छेद 18 इसका आंसर है। हाँ भाई, अगला एक फैक्चुअल सवाल आ गया। विश्व जलवायु सम्मेलन, विश्व जलवायु सम्मेलन सबसे पहली बार जिनेवा स्विट्जरलैंड में किस वर्ष हुआ था?
1979 में हुआ था, 79 में। ये भाई ये आंसर हो जाएगा। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत थी, ये किसने कहा? देखो सुनिए, भारतीय संविधान सभा के कुछ प्रमुख आलोचक हुए हैं और उन आलोचकों में से एक व्यक्ति यहां पर है ऑस्टिन। वो क्या कह रहा है? ग्रेनविल ऑस्टिन का स्टेटमेंट है ये। चर्चिल कह रहा है एक विशेष समुदाय, विशेष जाति का प्रतिनिधित्व कर रही है, और ग्रेनविल ऑस्टिन कह रहा है कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत थी। इसके कहने का मतलब यह था कि संविधान सभा के अंतर्गत सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व कांग्रेस का था। तो ग्रेनविल ऑस्टिन व्यंग्यात्मक भाषा में कह रहा है कि पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करने की बजाय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व इसने किया है, मतलब कांग्रेस के ज्यादा सदस्य थे और जो भारत था उसका प्रतिनिधित्व कांग्रेस कर रही थी, मतलब सबसे बड़ी पार्टी ग्रुप में कांग्रेस थी। उसका कहने का मतलब यह है। महाद्वीपीय निमग्न तट की औसत गहराई होती है 100 से 120 मीटर नहीं, 110 से 150 मीटर नहीं, 40 से 100 मीटर नहीं, 150 से 180 मीटर। ये आंसर। हाँ भाई, अगला सवाल देखिए, निम्नांकित में से कौन सा विकल्प बैराट से संबंधित नहीं है? भीम जी की डोगरी बैराट में है, बीजक की पहाड़ी है, महादेव जी की डोंगरी भी है, राव जी की पहाड़ी नहीं है। उत्तर ये है, क्योंकि सवाल क्या है? सवाल ये है आपका, उत्तर है राव जी की पहाड़ी। सवाल क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बैराट से संबंधित नहीं है? तो ये 3 बैराट से संबंधित है, ये नहीं है। गढ़बीठली कहाँ स्थित है? अजमेर का किला तारागढ़, तारागढ़ का किला जो अजमेर में है, गढ़बीठली की पहाड़ी पर स्थित है। तो गढ़बीठली कहाँ है? अजमेर में। गढ़बीठली अजमेर। गरासिया जनजाति के गांव के मुखिया को किस नाम से जाना जाता है? गरासिया जनजाति के गांव का मुखिया सैलोत या पटेल कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? सैलोत या पटेल कहलाता है। तो या तो पटेल उत्तर होता जब हो जाता, सैलोत होता जब हो जाता। कोतवाल नहीं है, गमेती नहीं है, घोर नहीं है, सैलोत या पटेल दोनों है, तो उत्तर यह है सैलोत आपका। गरासिया जनजाति के गांव का मुखिया। रूठी रानी, रूठी रानी के बारे में जानते होंगे भाई। मालदेव राठौड़ जोधपुर का शासक था, उनकी रानी थी और उनका जो नाम था रामप्यारी नहीं था। रामप्यारी नहीं है, रामो नहीं है, उम्मा दे नाम है, वीरो भी नहीं है। उम्मा दे आंसर आएगा। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा किस कारण से प्राप्त होती है? पढ़ते होगे, भूमध्य सागरीय चक्रवात या पश्चिमी विक्षोभों के कारण, जिनकी दिशा भारत में आते वक्त उत्तर पश्चिम होती है। उत्तर पश्चिम मतलब ये डायरेक्शन होती है। तो भाई पश्चिमी विक्षोभ इसका आंसर हो जाएगा। यहां पे वो भूमध्य सागरीय चक्रवात भी दे सकता था, पश्चिमी विक्षोभ दे दिया, एक ही बात है। ये आंसर है इसका। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 9 मई 1938 में। देखो यहां बिल्कुल फंसा दिया बच्चों को। 9 मई 1938, 24 अप्रैल 1938, 4 अक्टूबर 1938। अब केवल अगर सन के हिसाब से आप याद करोगे तो यहां फंसोगे। अब भाई 2-4 बाउंसर तो झेलने पड़ेंगे अगर इस तरीके का सवाल आ रहा है तो। 24 अप्रैल 1938। इस सवाल ने इस डिबेट को जन्म दे दिया है कि जब कभी भी आप प्रजामंडल आंदोलन पढ़ोगे तो अब सिर्फ सन से काम नहीं चलेगा, वो डेट भी आपको चाहिए। ये देखिए भाई, साइकोलॉजी कौन सा सिद्धांत? साइकोलॉजी अगले पेज पे आते हैं। आत्म वास्तविक बालक, हाँ जी भाई साहब, ये देखना नेविगेशन क्या चीज़ है यहाँ पे। ओके, 76 आया भाई आपका जीके का। वागड़ टूरिस्ट सर्किट में शामिल किया गया है। तो सबसे पहले तो वागड़ जानो, डूंगरपुर बांसवाड़ा। डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़। ऋषभदेव बागड़ में नहीं है, सलूम्बड़ झील नहीं है, उदयपुर में गए। जयसमंद झील भी नहीं है, घोटिया अंबा बिल्कुल ये है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान, शैक्षिक, चलो उसको छोड़ो। जनसंख्या परिवर्तन, देखो भाई ठीक है, इस पर गौर करो।
इनमें से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? तो दो की पॉइंट आए आपके सवाल के, जनसंख्या परिवर्तन और उसका घटक नहीं है। मतलब किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या में जो परिवर्तन होता है उसको, ऐसा कौन सा कारक है इसमें जिसके द्वारा किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या में परिवर्तन नहीं होता? मतलब जनसंख्या को कम या ज्यादा करने वाला नहीं है वो। अब देखो, साक्षरता, यही उत्तर है। साक्षरता से कोई फर्क नहीं पड़ता किसी देश की जनसंख्या में। अब वो एक अलग चीज है, आप ये कह देंगे कि साहब अगर व्यक्ति पढ़ा लिखा ज्यादा होगा तो संतान उत्पत्ति की जो दर है या प्रजनन दर है उसको वो कंट्रोल करेगा, वो एक अलग लॉजिक है। उस एंगल से यहां बात नहीं हो रही है। मर्त्यता, आप इसको इंग्लिश इंग्लिश पकड़िए आप इसकी। मर्त्यता का मतलब है मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी किसी क्षेत्र की जनसंख्या में परिवर्तन करती है कि नहीं करती है? बिल्कुल करती है। ज्यादा मृत्यु दर हो जाए किसी क्षेत्र के अंतर्गत तो जनसंख्या कम हो जाएगी। प्रजननता, फर्टिलिटी, बिल्कुल करती है भाई। अगर प्रजनन दर ज्यादा है तो जनसंख्या बढ़ेगी। प्रवास, प्रवास का इंग्लिश में पकड़िए माइग्रेशन, इसका मतलब है एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना। ये भी बिल्कुल जनसंख्या में परिवर्तन करती है, जनसंख्या घनत्व में परिवर्तन करती है। तो सवाल क्या था? सवाल ये था कि इनमें से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? ये तीन तो जनसंख्या परिवर्तन के घटक हैं, साक्षरता जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है। साक्षरता से व्यक्ति बौद्धिक होता है और उसकी बौद्धिकता जनसंख्या नियंत्रण के विचार को प्रेरित करती है, वो एक अलग लॉजिक है। लेकिन ये चीज यहां पे जिस एंगल से पूछी गई है, यहां पे आंसर साक्षरता होगा। निम्नांकित में से लोक देवता तेजाजी का जन्म स्थान कहां है भाई? सारी दुनिया जानती है तेजाजी महाराज का जन्म स्थान करनाल। ठीक है। एक सवाल पूछा गया है कि अप्रैल से नवंबर 2021 में भारत का व्यापार शेष किस देश के साथ अनंतिम रूप से ऋणात्मक? भाई ये 2021 से नहीं है, लंबे वर्षों से चल रहा है। इसका मतलब समझो आप, एक शब्द आप बार बार पढ़ते आ रहे होगे अगर आप अंतरराष्ट्रीय राजनीति पढ़ रहे होगे, कि चीन के साथ भारत का लगातार व्यापार घाटा चल रहा है। व्यापार घाटे का मतलब यह है कि हमारे सामान तो चीन में कम बेचे जाते हैं, मतलब हमारा निर्यात तो है कम, और चीन से जो भारत में आता है आयात वो है ज्यादा। तो हम खरीद ज्यादा रहे हैं, बेच कम रहे हैं, तो अल्टीमेटली घाटा हो रहा है कि नहीं हो रहा? इसको उसने इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में इस तरीके से लिख दिया, जो मैंने सरल भाषा में आपको बताया। तो इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में देखो वो क्या लिख रहा है। अप्रैल से नवंबर 2021 में भारत का व्यापार शेष, व्यापार शेष का मतलब व्यापार के बाद जो प्लस माइनस होने के बाद जो शेष है, व्यापार शेष किस देश के साथ अनंतिम रूप से ऋणात्मक था? ऋणात्मक का मतलब क्या हुआ भाई? ऋणात्मक कब होगा? ऋणात्मक जब होगा जब हमारा सामान तो बेचा जाएगा कम और खरीदेंगे हम वहां से ज्यादा। तो चीन में हमारा सामान भारत से जो निर्यात होता है वो कम होता है, और चाइना से जो आयात होता है वो तो आप जानते ही हैं। तो किस देश के साथ ऋणात्मक है? चाइना। भारत ने चाइना के साथ आपत्ति भी की है कि भाई इस व्यापार घाटे को कंट्रोल करो आप। चाइना ने आश्वासन भी दिया है, लेकिन वो सिर्फ आश्वासन ही है, भारत चाहकर भी कम नहीं कर पड़ा। हाँ जी, राजस्थान जी के अगला सवाल देखिए, और झीलों से सवाल ये निकल के जा रहा है। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहां पर स्थित है? आप पढ़ोगे, जब झील पढ़ोगे ना खारे पानी की, तो उसमें पढ़ोगे डीडवाना झील के किनारे राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स नाम से 2 कारखाने संचालित हैं। राजस्थान की हिस्ट्री से सवाल, भंडानकों का पूर्णतया दमन निम्नांकित में से किस शासक ने किया? भंडानकों का पूर्णतया दमन निम्नांकित में से किसने किया था? तो चौहान, अजमेर के चौहान आपका सिलेबस है, तो इसमें देखो चौहान शासक ही दे रखे हैं सारे। सोमेश्वर नहीं, अजयराज नहीं, पृथ्वीराज चौहान या तृतीय, जो कि हमारे पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी वाला जो पृथ्वीराज है वो तृतीय वाला है, इसी ने किया है। उत्तर तो यही है। और विग्रहराज चतुर्थ इसने भी नहीं किया।
तो जब आप पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ोगे और पृथ्वीराज चौहान की विजयों के बारे में पढ़ोगे तो ये भी पढ़ोगे कि भंडानकों का दमन किया उसने। बांडोंग सम्मेलन कब हुआ भाई? बड़े लड्डू सवाल हैं ये। आरपीएससी विशेष प्यार करती है इन सवालों को, पिछले 18-20 साल में मैंने देखा है। राजनीति विज्ञान में आरएस प्रीलिम्स जब सब्जेक्ट वाइज होता था 2012 तक, तो पिछले 20-25 साल के इतिहास में, मतलब 2012 से लेकर पिछले 20 साल के इतिहास में, शायद ही राजनीति विज्ञान में सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस का कोई भी पेपर ऐसा हो जिसमें यह सवाल नहीं आए। बांडोंग सम्मेलन, और भाई ये हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगा था, पंचशील का सिद्धांत, गुटनिरपेक्ष प्रथम गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन। इन तीन में से एक या दो सवाल के बिना तो पेपर ही सेट नहीं होता था। तो ये वो पेपर है। बांडोंग सम्मेलन किस वर्ष हुआ? 1955 में हुआ था भाई। इंडोनेशिया में बांडोंग एक शहर है, वहां पर हुआ था। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, ये तो फिल्म भी आई थी, आपको देख लेनी चाहिए थी। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह पुस्तक किसने लिखी? ये लो साहब, संजय बारू। संजय बारू ने पुस्तक लिख दी थी। वीपी सिंह ने नहीं लिखी, राजीव गांधी ने नहीं लिखी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, इस पुस्तक के द्वारा संजय बारू ने भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को जो भी उनके कार्यकाल में नकारात्मक घटनाएं हुई थी या जो आक्षेप लगे थे, उनमें पूरी तरह बेदाग साबित कर दिया है कि इसमें मनमोहन सिंह की कोई गलती नहीं थी। कांग्रेस के अन्य नेताओं ने उनको बेवजह फंसा दिया था या वो राजनीतिक दबाव में थे, इस कारण ये गलतियां हुई। मनमोहन सिंह को बिल्कुल पाक साफ निकाल दिया गया इस पुस्तक के द्वारा। अब मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा कि ये पुस्तक सही है या ये पुस्तक गलत है या एक पक्षीय है या बिल्कुल बैलेंस्ड है या सही है, इस पर मेरा कोई व्यू नहीं है। बाकी फिल्म बड़ी इंटरेस्टिंग है। भारत की राजनीति के बारे में अगर आपको कुछ जानकारी रखनी है, खासकर 2004 से 2014 के कार्यकाल के बीच की, तो ये फिल्म जरूर देख लेना। लेकिन इस फिल्म में दिखाई गई कोई बात सही है या नहीं है, इस पर मेरा कोई व्यक्तिगत राय नहीं है। आप विवेकी हैं, विद्यार्थी हैं, अपनी ओपिनियन खुद बनाएं। धींगा गणगौर कहां मनाया जाता है? ये धींगा शब्द यहां पे भी आ जाए, ये समझ लेना जोधपुर पर गई बात। धींगा गवार, बेतमार, होली, धींगा गणगौर, जोधपुर। हाँ भाई, ईसर जी और ईसरी जी, कल्चर के सवाल सरल हैं इसमें, मतलब सरल नहीं, पहले में भी ज़्यादा सरल थे, लेकिन इसमें थोड़े पहले पेपर 21 वाले से थोड़े कठिन है, लेकिन फिर भी ऐसे हैं कि जो हो रहे हैं पढ़ने से। ईसर जी और ईसरी जी, हाँ भाई, ईसर जी और ईसरी जी, कौन है ईसर जी और ईसरी जी? राधा कृष्ण नहीं, शिव पार्वती बिल्कुल ठीक उत्तर है। लक्ष्मी विष्णु ये भी नहीं, सीताराम जी भी नहीं, शिव पार्वती आंसर है भाई। विद्यार्थी सूचनाओं से परे जाकर साइकोलॉजी का हो गया भाई। मैं आपको केवल 80 जीके के सवाल डिस्कस कर रहा हूं आपके सामने। ये लो अगला बढ़िया सवाल, बहुत अच्छा टेक्निकल सवाल। जनसंख्या घनत्व मापने की विधाओं में से कायिक घनत्व, देखो पर्टिकुलर पूछ रहा है वो, कायिक घनत्व नापने की विधाओं में से कौन सा घनत्व भाई? कायिक घनत्व मापने के लिए निम्न में से किसे चुना जाता है? कुल भूमि, कुल बंजर भूमि, वन क्षेत्र, कुल कृषि योग्य भूमि। बिल्कुल आंसर है कुल कृषि योग्य भूमि। कुल भूमि नहीं है, कुल कृषि योग्य भूमि है। 93 94 साइकोलॉजी के हो गए, इनको हटाओ। यस, राजस्थान विधानसभा के संदर्भ में निम्न कथनों को ध्यान से पढ़िए। देखो एक चीज सुन लो, ये बड़ा विवादास्पद सवाल है, इस पे भी कई विद्यार्थियों ने मुझसे चर्चा की। मैं तो आंसर की तब बनाता हूं, मैं तो विद्यार्थियों को छोड़ देता हूं कि बहुत लोग बना रहे हैं भाई, वहीं से चेक कर लो आप। जब कतई बात फंस जाती है, जब मैं थोड़ा सर्चिंग की प्रक्रिया में आता हूं। ठीक है, इस सवाल पर गौर करें। मैं इस सवाल का बिल्कुल डिफरेंट आंसर देने जा रहा हूं। ऐसा हो सकता है कि मेरे जवाब को आरपीएससी नहीं माने, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा जवाब मेरी नज़र में तो ठीक है। वो देखो कैसे है।
इस सवाल को पढ़ो। राजस्थान विधानसभा के संदर्भ में निम्न कथनों को ध्यान से पढ़िए। अध्यक्ष का निर्वाचन मतलब विधानसभा का अध्यक्ष, मतलब स्पीकर जैसे आप बोलते हो। पहला कथन है अध्यक्ष का निर्वाचन उस तिथि को होगा। कौन सी तिथि को होगा? अध्यक्ष का निर्वाचन उस तिथि को होगा जो सदन तय करे। कथन क्या कह रहा है भाई? सदन तय करे। गलत। अध्यक्ष का निर्वाचन उस तिथि को होता है जो राज्यपाल निर्धारित करे या राज्यपाल तय करे। तो पहला ये गलत, मेरी नजर में ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये क्या कह रहा है? जो सदन तय करे। सदन तय नहीं करेगा साहब, गवर्नर तय करेगा। गवर्नर मतलब राज्यपाल तय करेगा। ठीक है भाई। विधानसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन किस तिथि को किया जाना है, इस तिथि का निर्धारण करने का अधिकार है वो राज्यपाल या गवर्नर को है, सदन को नहीं है। तो ये पहला गलत है। उस तय तिथि की सूचना, मतलब तय का मतलब है जो राज्यपाल ने निर्धारित कर ली है कि इस दिन अध्यक्ष का निर्वाचन करवाया जाए, वो है तय तिथि। उस तय तिथि की सूचना राज्यपाल प्रत्येक सदस्य को भेजेंगे, ये भी गलत है, क्योंकि राज्यपाल के द्वारा जो तिथि निर्धारित हो जाएगी उसकी सूचना विधानसभा का सचिव या सेक्रेटरी, राज्यपाल प्रत्येक सदस्य को भेजेंगे। राज्यपाल नहीं भेजेंगे, सचिव भेजेगा। विधानसभा सचिव या विधानसभा का सेक्रेटरी भेजेगा। तो मेरी नजर में ये दोनों कथन गलत हैं, और मेरी नजर में आंसर कौन सा आएगा? 1 व 2 दोनों गलत हैं। अब ये आंसर तो मुझे लगता नहीं कि शायद है भाई किसी आंसर की ने दिया हुआ होगा, क्योंकि मैंने किसी की देखी भी नहीं, ना मैं देखता किसी की। मेरे तो कुछ 1-2 स्टूडेंट ने जब मुझसे डिस्कस किया तो मैंने इसको डिस्कस करने के बाद ये आंसर लिया, तो उन्होंने कुछ कोचिंगों के नाम लिए, भीड़ भड़क्का काफ़ी इकट्ठा कर लेते हैं वो लोग। अब भाई वो कोई उत्तर कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। मेरी नज़र में आंसर ये है। ऐसा हो सकता है कि मैं गलत हो जाऊं, वो सही हो जाए, ऐसा हो सकता है। अच्छा, उनमें भी अलग अलग हैं सभी के। मेरा उत्तर ये है, और इसका वाजिब तर्क भी है। आप खुद इस सर्चिंग की प्रक्रिया में आए। पूरी व्यवस्थापकीय प्रक्रिया संबंधी जो नियमावली है उसका आप अध्ययन करें पूरी तरीके से, तो आपको ये मिल जाएगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सिली मिस्टेक हो जाते हैं, कई बार ओवर कॉन्फिडेंस में भी गलतियां हो जाती हैं, किसी से भी हो जाती हैं। उत्तर ये है मेरी नज़र में। 95 तक पहुंच गए, आगे देखें। हाँ भाई, लास्ट पेज पे हम आ चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल भेड़ की है? भेड़ों से विशेष प्यार है एग्जामिनर को। 3 के 3 पेपरों में भेड़ पूछी है। अब भैंसों ने क्या बिगाड़ा है भाई, उनका बताओ। गायों ने क्या बिगाड़ा है? एक आध कहीं इधर उधर पशु पे पूछ लेता। मुझे ऐसा लगता है कि आरपीएससी में जो ये पेपर बनाए हैं, एक सेट स्टडी मटेरियल उन्होंने अपने सामने रख लिया है। एक टीम बैठ गई होगी पेपर बनाने वालों की, हाँ भाई भेड़ पकड़ो, भेड़। एक भेड़ का इसमें, दूसरा बदल के भेड़ का इसमें, और तीसरा भेड़ का इसमें फ्री। ऐसा नहीं है कि पेपर बनाने में कोई बहुत ज़्यादा मेहनत की गई है। उन्होंने बहुत ज़्यादा खोजबीन की प्रक्रिया में वो स्टडी मटेरियल की में नहीं आए हैं। 1919 और 35 के एक्ट पकड़ के बैठ गए, एक एक सवाल सारे में टिका दिया। एक वो 2007 में जो योजना थी, वो नाम स्लिप हो रहा है मेरे, 21 वाले पेपर में भी उस पर सवाल है, तो 22 वाले में भी उस पर, 22 वाले में नहीं 24 वाले में शायद उस पर सवाल है, ध्यान नहीं आ रहा मेरा। फिक्स है। मुख्यमंत्रियों को, राज्यपालों को लेकर बैठ गए, वहां पे सवाल डाल दिया। मानव अधिकार को लेकर बैठ गए, मानव अधिकार पर गौर करना, वहां पे सवाल डाल दिया। पहले तो पूछ लिया अध्यक्षों का कालक्रम बताइए, फिर पूछ लिया मानव अधिकार का संगठन बताइए। अरे और भी संस्थान काम कर रहे हैं भाई, और कहीं पे बात कर लो। तो 3 पेपर जो उन्होंने बनाए हैं, उन तीनों पेपरों में उन्होंने एक कैलकुलेटेड शॉर्टकट अपनाया है। बहुत ज्यादा कोई मेहनत वाला काम है नहीं ऐसा। चलिए भाई, ज्यादा आलोचना नहीं करनी चाहिए एग्जामिनरों की। अगला देखिए। अरे हाँ, जीवन शिक्षा कुटीर की स्थापना किसने की? आपने पढ़ा होगा, शांताबाई शिक्षा कुटीर के नाम से वनस्थली टोंक में। और ये कौन है आपके? हीरालाल शास्त्री, यही है भाई। शांताबाई इनकी बेटी थी, उनके नाम पर रख दिया था बाद में उस संस्था का नाम। जीवन शिक्षा कुटीर, शांताबाई शिक्षा कुटीर कर दिया पंडित हीरालाल शास्त्री ने। अगला सवाल है, आम्र वर्षा भारत के किन क्षेत्रों में होती है? जब आप ज्योग्राफी देखो, ये प्री मानसून वर्षा पकड़ ली है उसने। सारे पेपरों को देखो, तीनों को प्री मानसून वर्षा पर सवाल है। कहीं काल वैसाखी पूछ रहा है, कहीं आम्र वर्षा पूछ रहा है। जब काल वैसाखी, और उसको जब मैं उस पेपर में 21 वाले में बता रहा था
तो उसी समय मेरे मन में आ रही थी कि मैं जितने भी प्रकार की प्री मानसून वर्षा है उनका सबका जिक्र कर देता हूँ बताते बताते, जब मैं यहाँ उसका डिस्कशन कर रहा था। पर फिर मैंने सोचा टाइम वेस्ट होगा, तो मैंने आम्र वर्षा और इनके प्रकार नहीं बोले, कहीं अंधड़ बोल दिया, कहीं काल वैसाखी बोल दी। तो ये आम्र वर्षा, ये सब प्री मानसून वर्षा है। केरल, उत्तर प्रदेश, गुजरात, दक्षिण भारत, मध्य प्रदेश, तो ये कहां पे हो रही है भाई? दक्षिण हो रही है। आम की फसल पकती है इससे। निम्नलिखित में से कौन कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है? फैक्ट है, जितने भी आप पुरातात्विक स्थल पढ़ोगे तो इन सब के खोजकर्ता और सन और विशेषता, ये तीन चीजें तो मोटा मोटी लेते ही हैं। तो बी के थापर था, बी के थापर, बी के लाल, एम डी खरे, ये सब थे। ये नहीं था पीजी लाल, ये उत्तर है इसका, पीजी लाल। बाकी ये 100वां सवाल साइकोलॉजी का, तो भाई हमारा मामला हुआ खत्म। 80 सवाल जी के मेरी नज़र में आंसर ये बनते हैं। अब कर लेते हैं पेपर का विश्लेषण और एनालिसिस सिर्फ 5 मिनट में। जैसा कि मैंने अभी सारे आंसर आपके सामने प्रस्तुत किए, मेरी नज़र में कुछ सवालों के जवाब डिफरेंट हैं, जो कि मार्केट में या की निकालने वालों से अलग जा रहे हैं। ठीक है, वो देखते हैं क्या सही निकलता है क्या गलत निकलता है, वो एक अलग विषय है। 3 सवाल इस पेपर के बाकायदा बोनस जाने चाहिए, जिन पर मैं चर्चा कर चुका हूं, जिनके एक से अधिक उत्तर सही हैं। उन 3 को हटाओ रेस में से। इसके बाद 51 सवाल, 80 में से 3 हटे, 77 बचे। 77 में से 51 सवाल मेरे एनालिसिस के अनुसार ऐसे हैं जिन्हें एवरेज से ऊपर विद्यार्थी, मतलब जनरल कैटेगरी में पास होने लायक विद्यार्थी, उनको करने की स्थिति पे बनता है। तो 51 का एवरेज ऐसा नहीं है कि जितने सवाल वो कर रहा है सिर्फ एवरेज उतना ही जाता है। असल में एवरेज जितना वो करने की क्षमता रखता है उससे 4-5 कम जाता है। 3-4 तो कम से कम जाता ही है। क्यों, ऐसे भी तो बहुत सवाल होते हैं जिनको वो गलत भी करता है। जैसे मान लो 77 सवाल, 3 को बोनस मारते हैं, 77 में से कोई विद्यार्थी मान लो अटेम्प्ट कर रहा है 68 सवाल, 68, 70, 71, 66, 67, मतलब 66 से 70 के बीच में या 67 से 70 के बीच में हमने मान लिया उसने अटेम्प्ट कर लिए। अब 70 सवाल जब उसने अटेम्प्ट किए, 68 सवाल उसने अटेम्प्ट किए, तो उसके सही कितने हो गए भाई? उसके मान लो 51 पे तो वो करने की स्थिति पे था, 3-4 पे और उसके तुक्के बैठ गए। तो जैसे मान लो वो कहाँ तक पहुँच गया? वो इतना पहुँच गया भाई आपका कि 54 सवाल उसके सही हो गए। 54 सवाल सही हो गए और 9-10 उसके और गलत हो गए इन्हीं में से ही। हम सिर्फ जीके की बात कर रहे हैं। तो उसका एवरेज और 3 सवाल जो उसके गलत हुए उनके बैलेंस में नेगेटिव मार्किंग में चले जाएंगे। तो 51 से 52 सवाल, 51 से 52 सवाल पे उसका एवरेज आएगा जीके का। 51 से 52 सवाल, मुझे ऐसा लगता है कि एक विद्यार्थी जो बढ़िया आपने पढ़ा लिखा है, मैं मानता हूं कि वो जनरल कैटेगरी में पास होने की योग्यता रखता है, तो मेरी नज़र में वह विद्यार्थी 51 से 52 का एवरेज जो ले रहा है वो जीके पे ले जाना उसको चाहिए, ले जाएगा, ले जाना चाहिए। अब साइकोलॉजी की बात कर लेते हैं। साइकोलॉजी के बारे में कोई आधिकारिक कथन देने का अधिकारी नहीं हूं, लेकिन मैंने जो अपने साथी साइकोलॉजी एक्सपर्ट से जब पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि 20 में से जैसे एक बढ़िया इंटेलिजेंट विद्यार्थी, जनरल कैटेगरी में पास होने लायक जो विद्यार्थी है, 15-16 सवाल करने की स्थिति पे है वो। तो मैंने ये मान लिया उस विद्यार्थी ने 18 अटेम्प्ट किए। 18 अटेम्प्ट किए, 20 में से 18। साइकोलॉजी में सामान्यतः रिस्क ले जाते हैं स्टूडेंट, क्योंकि एक फिक्स से दायरे होते हैं और यही पढ़ के आते हैं वो पुराने टाइम से ही। तो 15 से 18 सवाल या 18 सवाल जैसे मान लो उसने अटेम्प्ट लिया, 19 अटेम्प्ट ले लिया होगा, बहुत रिस्क मानते हैं हम, 19 मार गया, तो उसमें से 3 तो आराम से गलत होंगे। या हो सकता है 18 की ये हो, 16 सही हो जाए, 2 ही गलत हो, तो हम एवरेज को 15 पे रखते हैं, एक सवाल नेगेटिव मार्किंग के लिए छोड़ देते हैं। 15 साइको, 15 साइको का एवरेज जनरल कैटेगरी के विद्यार्थी के लिए 15। जनरल ओबीसी लगभग 1-2 नंबर ऊपर नीचे ही होते हैं, लगभग बराबर होते हैं। जी के 51 से 52, साई को 15। तो मुझे पहले पेपर पे 22 तारीख वाले पहले पेपर पे 66 से 68 सवाल, मेरी नजर में पहले पेपर पे मैंने जो एवरेज दिया था ना 60 से 62 सवाल, 60 से 62 सवाल 21 तारीख वाले पेपर का मैंने कट ऑफ एवरेज पहले पेपर में,
जनरल कैटेगरी पे। तो वहीं आप 22 तारीख वाले पेपर में 66 से 68 का मतलब है 66-67 सवाल, 5 सवाल तो ऊपर जाएगा। 66 से 67 सवाल जनरल कैटेगरी का विद्यार्थी 66-67 सवाल अगर मार लेता है पहले पेपर पे, तो वो अपने पहले पेपर का एवरेज ले जाएगा। अब डिपेंड इस बात पे करेगा उसका सिलेक्शन कि वह अपने सब्जेक्ट में एवरेज क्या लेता है। अब सब्जेक्ट भाई सारे सब्जेक्ट अलग अलग हैं, उन सब्जेक्टों के जो अधिकारी विद्वान हैं वो ये बताएंगे कि भाई मेरे सब्जेक्ट में एवरेज कहाँ जा रहा है। कितने सवाल ऐसे हैं जिन्हें कोई भी टच नहीं कर सकता, चाहे वो पेपर में टीचर ही बैठ जाए वो भी टच नहीं कर सकता। कितने सवाल ऐसे हैं जिनको ओवर इंटेलिजेंट स्टूडेंट अटेम्प्ट मारेगा, जो राजस्थान में टॉप 10, टॉप 20, टॉप 50 रैंकर्स होते हैं वो मारेंगे। कितने सवाल ऐसे हैं जो एवरेज से ऊपर इंटेलिजेंट विद्यार्थी जनरल कैटेगरी में सेलेक्ट होने लायक वही अटेम्प्ट करेगा। कितने सवाल ऐसे हैं जो ठीक ठाक विद्यार्थी अटेम्प्ट कर लेता है, जो मेरिट के इर्द गिर्द रहता है। और कितने सवाल ऐसे हैं जिनको सब अटेम्प्ट कर लेते हैं, चाहे वो फेल हो जाए चाहे वो पास हो जाए। ऐसे कई कैटेगरी में डिवाइडेशन किया जाता है पेपर का, और एक एक सवाल को बारीकी से देखा जाता है, जब जाके ये विश्लेषण निकलते हैं। इसके बाद भी ये विश्लेषण कितने सही निकलते हैं इसकी कोई गारंटी नहीं है भाई। अगर मेरिट ईमानदारी से गई जाए और हम ये माने कि ये पेपर आउट नहीं हुए हैं, 24 वाला ही हुआ है, बाकी 23 तक तो बिल्कुल हरिश्चंद्र की तरह काम हुआ है राजस्थान में, तब ये एवरेज निकलता है 66-67 का। अगर इससे ऊपर एवरेज जिस अनुपात में बढ़ता है वो उसी अनुपात में बढ़ेगा जो कि घोटालों का अनुपात होगा। जिस लेवल की बेईमानी उस लेवल ही 66-67 से ऊपर एवरेज जाएगा, वरना 66-67 से ज्यादा एवरेज जाने की संभावना नहीं है। ठीक है भाई। अब जो एसएस वाला पेपर है, चूंकि मैं एसएस में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ, फिलोसफी पढ़ाता हूँ, वैसे तो कई चीज़ें पढ़ाता हूँ, राष्ट्रीय आंदोलन, करंट अफेयर, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सब्जेक्ट के स्तर पे पॉलिटी और फिलोसफी पढ़ाता हूँ। तो पॉलिटी और फिलोसफी के विशुद्ध आंसर में जो देने का प्रयास करता हूँ वो मेरे अगले वीडियो में आएगा, यूट्यूब चैनल पर डल जाएगा। और कट ऑफ क्या रहेगा एसएस का, सब्जेक्ट का, वो मैं मेरे अन्य साथियों से चर्चा करने के बाद बताता हूँ आपको। लगातार जुड़े रहें यूट्यूब चैनल पॉलिटी विद डी पारा सर से, और कुछ डिफरेंट लें। ओके, थैंक यू।